वेलकम बैक, दिस इज मी हामिद खान एंड यू आर वाचिंग माय चैनल हामिद बायोलॉजिस्ट। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे स्प्लीन की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ेंगे और इसके अलावा हम लिम्फेटिक सिस्टम के हवाले से भी इस ऑर्गन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे हम इम्पोर्टेंट बात करें स्प्लीन के बारे में। सो स्प्लीन के वेट अबाउट 150 ग्राम वेट ऑफ स्प्लीन का जो वेट होता है वो 150 ग्राम वेट होता है स्प्लीन का। अब इसके लोकेशन की बात करें तो ये लोकेशन में हमारे एब्डोमिनल कैविटी के साथ अटैच होता है और एब्डोमिनल कैविटी में लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में, जो कि लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट हिस्सा है जिसे हम राइट हाइपोकॉन्ड्रिक लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन भी कहते हैं, वहां पर ये ऑर्गन बिल्कुल पेनक्रियास के टेल वाले पोर्शन के साथ जुड़ा होता है। स्टूडेंट, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इस स्प्लीन के यानी कि अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, स्प्लीन की बाकायदा एनाटॉमी को पढ़ेंगे। स्प्लीन की जो आउटर कवरिंग है, दिस आउटर कवरिंग इज कॉल्ड पेरिटोनियस। इससे जो कवर के होते हैं उसे हम पेरिटोनियस मेम्ब्रेन कहते हैं और पेरिटोनियस मेम्ब्रेन के अंदर जो ब्लैक से मैंने ड्रॉ किए हैं ये इनसाइड द पेरिटोनियस मेम्ब्रेन के अंदर वाला रीजन है और इस रीजन को हम कैप्सूल कहते हैं। स्टूडेंट, कैप्सूल जो है ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है। अभी स्प्लीन की अगर हम बात करें लिम्फेटिक सिस्टम के हवाले से, सो स्प्लीन लिम्फेटिक सिस्टम का सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन का मतलब क्या है कि जो टी सेल जो कि थाइमस से निकलते हैं वो सेल आके और उसके साथ साथ बी सेल जो बोन मेरो से निकलते हैं वो सेल एक ही टाइम पे आके मैच्योरेशन होने के बाद स्प्लीन में सेटल हो जाते हैं और स्प्लीन के व्हाइट पल्प वाले हिस्से में ये सेल स्टोर हो जाते हैं। फिर इससे काम क्या होता है स्टूडेंट, टी सेल और बी सेल्स, जिसे कि हम टी लिम्फोसाइट भी कहते हैं और बी लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं, ये स्प्लीन के अंदर सेटल हो जाते हैं व्हाइट पल्प रीजन में, जो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। वहां पे इनका काम क्या होता है, ये जो टी सेल और बी सेल होते हैं स्प्लीन उसको टी इम्यूनो कॉम्पोटेंट सेल्स और बी इम्यूनो कॉम्पोटेंट सेल्स में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि जो टी सेल है इसे टी इम्यूनो कॉम्पोटेंट सेल्स में इम्यूनोकॉम्पोटेंट सेल्स और बी इम्यूनो कॉम्पोटेंट सेल। सो जैसे कि हमने बात की कि टी सेल थाइमस से आते हैं और बी सेल्स जो हैं ये बोन मेरो से आते हैं, ये यहां स्प्लीन के अंदर स्टोर हो जाते हैं। सो स्प्लीन को हम पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन भी कह सकते हैं। इसके अलावा इसे डिफ्यूज लिम्फोइड ऑर्गन्स भी कह सकते हैं। इसके अलावा जो कि सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में टॉन्सिल्स भी शामिल होते हैं जो कि हमारे नेजल कैविटी में जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के वहां प्रेजेंट होते हैं, व्हिच इज कॉल्ड टॉन्सिल्स। सो स्टूडेंट, जैसे हमने बात की 150 ग्राम इसका वेट होता है और लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, जिसे हम लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन कहते हैं, वहां पर स्प्लीन जुड़ा होता है बिल्कुल पेनक्रियास के एंड वाले पोर्शन में। सो यहां स्टूडेंट स्प्लीन इसके साथ जुड़ा होता है जो कि पेनक्रियास के टेल वाले पोर्शन के साथ जुड़ा होता है। अभी स्टूडेंट इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, फर्दर इसके एनाटॉमी को पढ़ेंगे, लेकिन जो बेसिक टूल्स थे स्प्लीन के हवाले से वो मैंने आपको बताया। फर्स्ट टूल इज जो पहला की पॉइंट है वो ये है कि 150 ग्राम मैक्सिमम वेट होता है स्प्लीन का। सेकेंड पॉइंट, ये लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट जिसे हम
लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन भी कहते हैं, वहां पर ये सिचुएटेड होते हैं एब्डोमिनल कैविटी में। इसके अलावा इसे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन भी कहते हैं। क्यों? जब टी सेल थाइमस से आते हैं और बी सेल बोन मैरो से आते हैं तो ये स्प्लीन के अंदर ही सेटल हो जाते हैं और वहां बैठ जाते हैं, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम के तौर पे काम कर रहे होते हैं। और जब हमारे बॉडी के अंदर एंटीजन आते हैं तो उस एंटीजन से फाइट करने के लिए हमारे ये टी सेल और बी सेल आ जाते हैं, और इसके साथ साथ मैक्रोफेजिस सेल भी होते हैं जो कि उस एंटीजन को इनकाउंटर करने में हेल्प करते हैं। सो स्टूडेंट, स्प्लीन मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है वर्टिब्रेट्स में। विदाउट स्प्लीन अगर कोई पर्सन है और उसके अंदर स्प्लीन नहीं है तो उसके बॉडी का इम्यून सिस्टम लेस होगा, इम्यून सिस्टम वीक होगा, कमजोर होगा, क्योंकि वहां पर मैक्रोफेजिस, टी सेल्स और बी सेल्स की जो मैचुरेशन है और स्टोरेज है वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगा। और इस तरह नॉर्मल इंसान जिसके अंदर स्प्लीन होता है उसके मुकाबले में इसका जिसके अंदर विदाउट यानी कि जिसमें स्प्लीन नहीं होता वो बॉडी या वो इंसान, उनके इम्यूनिटी क्या होगी? कम होगी उनकी इम्यूनिटी। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे बॉडी के लिम्फेटिक सिस्टम का, विच इज कॉल्ड इम्यून सिस्टम पे भी रोल कर रहा होते हैं। हमारे बॉडी के अंदर ब्लड स्टोरेज के तौर पे भी काम कर रहे होते हैं। जब ब्लड की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी में, जब हैमरेज होते हैं, खून बहता है, तो 350 ml मैक्सिमम ब्लड जो ये दोबारा हमारे बॉडी को प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ 120 डेज बाद, 120 दिन बाद जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं जिसे हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, जब उनकी लाइफ साइकिल होती है तो वो स्प्लीन के अंदर और लीवर के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं माइक्रोफेजेस के जरिए। सो इसके फंक्शंस तो बहुत ज्यादा है लेकिन हम डिटेल में नहीं जाना चाहते, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि टी इम्यूनोकॉम्पोटेंट सेल्स और बी इम्यूनोकॉम्पोटेंट सेल्स, ये टी सेल और बी सेल ही होते हैं बेसिकली। जो टी सेल थाइमस से आते हैं, बी सेल बोन मैरो से आते हैं। और थाइमस, बोन मैरो ये हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन हैं, जबकि सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में स्प्लीन शामिल है और इसके अलावा टॉन्सल्स भी शामिल है, लिम्फ नोड भी शामिल है। लिम्फ नोड के अंदर प्राइमरी स्टोरेज होते हैं, जैसे कि इससे के पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। सो स्टूडेंट, यहां पे हम इसके एनाटॉमी की तरफ जा रहे हैं। एनाटॉमी में क्या होते हैं स्टूडेंट? यहां पे जो एक मेन आर्टरी होती है जिसे हम सेंट्रल आर्टरी कहते हैं, ये सेंट्रल आर्टरी ब्लड कैरी कर रही होती है स्प्लीन के इनसाइड, और इस आर्टरी का नाम स्टूडेंट है सेंट्रल आर्टरी। सेंट्रल आर्टरी स्टूडेंट, ये सेंट्रल आर्टरी ब्लड को कैरी कर रहे होते हैं इनसाइड द स्प्लीन। और यहां पे जो नेक्स्ट इसका जो वेन्स है, जो वेनस सिस्टम है, इसे हम स्प्लीनिक वेन कहते हैं, स्प्लीनिक वेन। स्टूडेंट, इसके अलावा जो ग्रीन से मैंने यहां पे पार्टीशंस बनाए हैं, इस पार्टीशंस को टर्बिकुलाई कहते हैं। पार्टीशंस में ग्रीन से ड्रॉ करता हूं ताकि आपको आसानी से समझ आए। ट्रेबिक्यूलाई। स्टूडेंट, ये ट्रेबिक्यूलाई जो ये मायोफिब्रोब्लास्ट सेल से बने होते हैं और इसके ऊपर स्पेशल रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन, जो कि इमरजेंसी हार्मोन्स है। जब एक कंडीशंस होते हैं, फेयर का कंडीशन होता है या स्ट्रेस का कंडीशन होते हैं, तो स्पेशली एनिमल्स के अंदर, डॉग्स के अंदर एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन जो हार्मोन्स है, ये हार्मोन रिलीज होते हैं और ट्रेबिक्यूलाई के ऊपर इसके अपने स्पेशल रिसेप्टर्स होते हैं, वहां जुड़ते हैं। जब ये वहां जुड़ जाते हैं तो स्प्लीन जो है ये कंट्रैक्ट कर जाता है। ये एनिमल्स की मैं बात करूं, स्पेशली डॉग्स के अंदर, और वहां से डॉग्स जो हैं एस्केप हो जाते हैं। जबकि एनिमल्स जो ह्यूमन बॉडी के अंदर पुअर कंट्रैक्शन होती है, स्प्लीन की जो कंट्रैक्शन है वो इंतहाई कम मिकदार में होते हैं। सो सेंट्रल आर्टरी की बात हम कर रहे थे। सेंट्रल आर्टरी में ब्लड को हमारे पूरे स्प्लीन के अंदर ब्लड का एक चैनल बिछाया होता है, आर्टरियोल्स के जरिए हमारे स्प्लीन्स को ब्लड सप्लाई कर रहे होते हैं। अभी हम इसकी बात करें, जो ब्लैक से मैं यहां बना रहा हूं, ये ब्लैक वाला वो रीजन है जो कि
सेंट्रल आर्टरी ने ब्लड को डिवाइड किया हुआ है पूरे स्प्लीन के अंदर, ट्रबिकुलाई के अंदर, जो आपको नजर आ रहे हैं। इस हिस्से को हम मार्जिनल जोन्स कहते हैं। मार्जिनल जोन्स ये वो जोन्स है जहां पर सेंट्रल आर्टरी सराउंड है, यानी कि सेंट्रल आर्टरी मौजूद है मार्जिनल जोन में। मैं इसको यहां ड्रॉ करता हूं। ये सेंट्रल आर्टरी है। सेंट्रल आर्टरी के जो सराउंडिंग साइड है, उस सराउंडिंग साइड को मार्जिनल जोन कहते हैं। इस जोन को हम मार्जिनल जोन कहते हैं। जैसे कि मैंने यहां बनाया, ये मार्जिनल जोन है। मार्जिनल जोन के बाद इसके साइडों पर एक रीजन होते हैं, एक शीट होता है जिसे हम पेरी आर्टरियल शीट कहते हैं, और ये शीट में यहां ड्रॉ करूंगा ब्लू से। इस शीट का नाम है पेरी आर्टरियल शीट। पेरी आर्टरियल शीट, पेरी आर्टरियल शीट। इसके लोअर पोर्शन में, जो कि ग्रीन से मैंने बनाया है, यहां पर इस तरह न्यूड्यूल्स पाए जाते हैं जिसे फॉलिकल कहते हैं। इसको मैं अंदर से कनकेव बनाता हूं इस तरह। स्टूडेंट, इसके बाद हम बात कर रहे थे पेरी आर्टरियल शीट की। पेरी आर्टरियल शीट क्या होते हैं? पेरी आर्टरियल शीट जो है, ये वो शीट्स होते हैं जिसने सेंट्रल आर्टरी को सराउंड किया होते हैं। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे जो मैंने ब्लू से बनाया है, ये वाला रीजन है पेरी आर्टरियल शीट, पेरी आर्टरियल रीजन। यहां पर हमने इस हिस्से को ज़ूम किया है। पेरी आर्टरियल के सराउंडिंग में टी सेल होते हैं। दीज आर द टी सेल्स। ये टी सेल्स सराउंडिंग में होते हैं, जबकि जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर को मार्जिनल जोन कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये शीट जो पेरी आर्टरियल शीट है, ये बेसिकली टी लिम्फोसाइट का शीट है जिसने सेंट्रल आर्टरी को सराउंड किया होता है। इसके बाद स्टूडेंट हम सप्लीनिक वेन की तरफ आए, तो सप्लीनिक वेन्स जो है ये डिवाइड होते हैं वेनस साइनसेस में। यानी कि इससे ब्लड के अंदर, जो सप्लीन के अंदर ब्लड के चैनल्स है, जिसे हम वेनस साइनसेस कहते हैं। एक नेटवर्क लगा हुआ है वेन्स का, और उसे हम वेनस साइनसेस कहते हैं। वेनस साइनसेस के लोअर पोर्शंस पे कॉर्ड्स मौजूद होते हैं, और कॉर्ड्स के अंदर मैक्रोफेजेस होते हैं। मैक्रोफेजेस। इसके अलावा स्टूडेंट ये वाला हिस्सा कहलाते हैं रेड स्प्लीनिक पल्प। रेड स्प्लीनिक पल्प। जबकि स्टूडेंट ये मुकम्मल हिस्सा कहलाता है व्हाइट स्प्लीनिक पल्प। ये जो रेड स्प्लीनिक पल्प है, ये 75% स्प्लीन के अंदर होता है, जबकि ये रिमेनिंग 25% होते हैं, लेस नंबर में होता है, क्योंकि हमारे जो सेल है, इम्यून सेल्स है, वो भी लेस नंबर में होते हैं। इसके बाद हम बात कर रहे थे स्प्लीनिक वेन की। तो ये स्प्लीनिक वेन जो ये डिवाइड होता है, और ये इनकी पार्टीशंस होती है ट्रबिकुलाई, जो कि मायोफिब्रोब्लास्ट से बने होते हैं, और ये भी कनेक्टिव टिश्यूज है। यहां पर बेस में क्या पाए जाते हैं? इसके बेस में कोर्ड्स पाए जाते हैं, और कोर्ड्स के अंदर मैक्रोफेजेस होते हैं। और मैक्रोफेजेस क्या कहते हैं? मैक्रोफेजेस को हम यहाँ पे फेगोसाइटोसिस भी कहते हैं, यानी फेगोसाइटिक सेल भी कहते हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस कर रहे होते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं, इसके फंक्शंस की तरफ जाते हैं, इसकी फिजियोलॉजी की तरफ जाते हैं। फिजियोलॉजी में यह है कि यहाँ से सेंट्रल आर्टरी ब्लड लाएगा। ब्लड लाने के बाद यहाँ पे जो इसके अपने रीजन से मार्जिनल रीजन, मार्जिनल जोन्स है, इस मार्जिनल जोन्स के साथ सराउंडिंग पे एक शीट होता है जो ब्लैक से मैंने बनाया है। इस शीट का नाम है पेरी आर्टरियल शीट्स, और यहाँ पे
ब्लू से मैंने इसको इरेबोरेट किए पेरी आर्टल शीट्स, ये टी सेल का शीट्स होते हैं पेरी आर्टल शीट्स। यहाँ पे इसको हमने इसी से को मैग्नीफाई किया हुआ है, इसी से को हमने जूम किया हुआ है। सो पेरी आर्टल शीट इज अ शीट व्हिच कंटेन टी सेल ऑन देयर सराउंडिंग, on their surrounding T cells are present. This portion is called periarterial sheet, यानी कि इस हिस्से को periarterial sheet भी कहते हैं। इसके अलावा हम बात कर रहे थे ब्लड की। सो ब्लड यहाँ पे फ्लो होगा, ब्लड फ्लो होने के बाद यहाँ पे जो इसके आर्टरियोल्स है, इस आर्टरियोल्स से ओपन होगा और पूरे स्प्लीन के अंदर फैलेगा। इसके फिजियोलॉजी की तरफ आए। फिजियोलॉजी में क्या होता है स्टूडेंट, फिजियोलॉजी में जब हमारे बॉडी के अंदर कोई एंटीजन एंटर होता है, सो उस एंटीजन को सबसे पहले होल्ड करता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स व्हिच इज कॉल्ड डेंड्रेटिक सेल्स। डेंड्रेटिक सेल्स के ऊपर एपीसीएस के रिसेप्टर्स लगे होते और वो एपीसीएस के रिसेप्टर्स उस एंटीजन को होल्ड कर देते हैं, उस एंटीजन को जोड़ देते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ये यहां पर मौजूद है डेंड्रेटिक सेल। इस डेंड्रेटिक सेल्स ने हमारे बॉडी के अंदर जो एक पैथोजन आया था उस पैथोजन को होल्ड किया। अब होल्ड करने के बाद ये डेंड्रेटिक सेल मूव करेंगे इनसाइड, डेंड्रेटिक सेल मूव करेंगे सेंट्रल आर्टरी की तरफ। जब ये सेंट्रल आर्टरी की तरफ आएंगे तो सेंट्रल आर्टरी की तरफ आने के बाद ये टी सेल और बी सेल को एक्टिवेट करेंगे। यहां ये सेंट्रल आर्टरी की तरफ डेंड्रेटिक सेल पहुंच गए। डेंड्रेटिक सेल यहां पहुंचने के बाद टी सेल को एक्टिवेट करेगा और टी सेल के ऊपर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। ये टी सेल बाहर मौजूद हैं जो कि पेरी आर्टरियल शीट्स पे पाए जाते हैं सेंट्रल आर्टरी के बाहर। इस टी सेल के ऊपर एक रिसेप्टर्स होते हैं, वो उस रिसेप्टर्स के जरिए डेंड्रेटिक सेल से ये जो पैथोजन है, ये जो वायरस है, बैक्टीरिया जो भी है, जो हमारे बॉडी का एंटीजन है, इस एंटीजन को डेंड्रेटिक सेल टी सेल को देगा, टी लिम्फोसाइट को। टी लिम्फोसाइट जब इसको पिक करेगा, डेंड्रेटिक सेल्स से लेके इसको पिक करेगा, होल्ड करेगा। होल्ड करने के बाद ये टी लिम्फोसाइट फर्दर यहां पे बी लिम्फोसाइट्स भी पाए जाते हैं। बी लिम्फोसाइट्स इस आर्टरियल शीट्स के नीचे पाए जाते हैं। बी लिम्फोसाइट्स, सॉरी बी लिम्फोसाइट जो है ये हमारे बॉडी के अंदर जो फॉलिकल्स है या स्प्लीन के अंदर जो फॉलिकल्स है यहां पाए जाते हैं। फॉलिकल्स के अंदर ये फॉलिकल्स यहां से जो टी सेल था, टी सेल अलोंग विद पैथोजन के साथ ये टी सेल डायरेक्टली नीचे आके बी सेल को एक्टिवेट करेगा और बी सेल में यहां से यहां बी सेल को ड्रॉ कर रहा हूं। बी सेल यहां पे इस एंटीजन को अलोंग विद टी सेल के साथ होल्ड करेगा। होल्ड करने के बाद यहां पे क्या बनेगा, ये बी सेल जो है, ये बी सेल हमारी बॉडी के लिए प्लाज्मा सेल को एक्टिवेट करेगा। प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस करेंगे। प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस होने के बाद हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनेंगे इस बैक्टीरिया को किल करने के लिए, इस एंटीजन को किल करने के लिए। सो मैं इसको यहाँ पे सिंपल वे में बना रहा हूं। एंटीजन आके हमारी बॉडी के डेंड्रेटिक सेल उसको कैप्चर कर देते हैं। डेंड्रेटिक सेल कैप्चर करने के बाद ये डायरेक्टली सेंट्रल आर्टरी में, जो स्प्लीन का सेंट्रल आर्टरी है, उसमें एंटर हो जाते हैं। एंटर होने के बाद डेंड्रेटिक सेल की जो है इस एंटीजन को, जो डेंड्रेटिक सेल के साथ जुड़ा हुआ है, इस एंटीजन को टी सेल के हवाले करेगा और टी सेल पेरी आर्टरियल शीट पे पाए जाते हैं। टी सेल के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं। टी सेल जो है इसको कन्वर्ट करेगा, इसको ट्रांसफर करेगा बी सेल की तरफ और बी सेल के ऊपर अपने रिसेप्टर्स होंगे इस टी सेल को कैप्चर करने के लिए। इस टी सेल के ऊपर जो एंटीजन था, ये वाला एंटीजन, इस एंटीजन को ले लेगा। लेने के बाद बी सेल जो है बॉडी के अंदर, स्प्लीन के अंदर प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस करेंगे और प्लाज्मा सेल जो है ये हमारे बॉडी के लिए एंटीबॉडीज बनाएंगे। इज द फिगर ऑफ एंटीबॉडीज। और ये एंटीबॉडीज हमारे बॉडी के अंदर फैलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक पैथोजन काफी है डेंड्रेटिक सेल को होल्ड करने के लिए।
जब एक पैथोजन यानी कि एंटीजन जो डेंड्राइटिक सेल होल्ड करेगा वो टी सेल उसके पास सेंट्रल आर्टरी में आएगा, सेंट्रल आर्टरी में टी सेल उसको रिसेप्टर के जरिए जोड़ लेगा, जोड़ने के बाद ये बी सेल के पास आते हैं और बी सेल डायरेक्टली प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस करते हैं और प्लाज्मा सेल के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं विच इज कॉल्ड एंटीबॉडीज। और यहाँ पे क्या बनेंगे? एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज हमारे बॉडी के अंदर डिफ्यूज हो जाते हैं, हमारे बॉडी के अंदर फैल जाते हैं, ब्लड के अंदर फैल जाते हैं। ये एंटीबॉडीज क्या कर रहे होते हैं? ब्लड के अंदर हर एक पोर्शन में, हर एक ऑर्गन में जहां पे पैथोजन होते हैं उसको एनकाउंटर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और स्पेशली इस एंटीबॉडीज का नाम है आईजीजी और आईजीएम। आईजीजी और आईजीएम, इस तरह के एंटीबॉडीज बनते हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट एंटीबॉडीज है आईजीजी और आईजीएम। इसके बाद स्टूडेंट ये जो हमने मुकम्मल इसकी फिजियोलॉजी पढ़ी, ये लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा था, चूंकि मैंने इसको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में डिस्क्राइब किया। इसके बाद स्टूडेंट हम यहाँ पे जो कोर्ड्स वाले रीजन है जहां पे मैक्रोफेजेस पाए जाते हैं इसको डिस्कस करेंगे। कोर्ड्स वाले रीजन में वेनस के जरिए, जो कि वेनस साइनोसिस है, ये वेनस साइनोसिस ब्लड को यहां से ले लेगा, लेकिन सम टाइम इस तरह जो यहाँ पे पैथोजेंस आते हैं उस पैथोजेंस को यहाँ यहीं पे सेटल हो जाते हैं। सेटल होने के बाद वेनस साइनोसिस यानी कि जो कोर्ड्स, जो बिल्कुल बेस वाला पोर्शन जिसे हम कोर्ड्स कहते हैं, उस कोर्ड्स के अंदर मैक्रोफेजेस होते हैं। ये इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ यानी कि ब्लड यहाँ पे पहुंच गए, यानी कि ब्लड को रिसीव करेंगे जो कि सेंट्रल आर्टरी से आए थे। इसमें से ओल्ड ब्लड जिसके स्ट्रक्चर खराब हो जाते हैं 120 डे के बाद, वो 120 डेज के बाद जो सेल होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस जिसे कहते हैं, वो फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस कोर्ड्स के जरिए, कोर्ड्स क्या करेंगे? कोर्ड्स हमारे जो स्प्लीन है, स्प्लीन का पोर्शन है, इसके अंदर क्या प्रोड्यूस करेंगे? इसके अंदर मैक्रोफेजेस प्रोड्यूस करेंगे। मैक्रोफेजेस जो हैं ये ओल्ड आरबीसी, ओल्ड एरिथ्रोसाइट्स को डिस्ट्रॉय करेंगे। तो ये फंक्शन था कोर्ड्स का, वेनस साइनोसिस का पार्ट है। सो इट वाज ऑल अबाउट द एनाटॉमी ऑफ स्प्लीन एंड फिजियोलॉजी। सो इसको मैं दोबारा सेसरी रिपीट कर रहा हूं कि स्प्लीन 150 ग्राम होते हैं और ये हमारे बॉडी के अपर क्वाड्रेंट रीजन जिसे हम लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन भी कहते हैं, पेनक्रियास के टिल वाले पोर्शन के साथ जुड़ा होता है। इसकी जो सराउंडिंग होती है वो कैप्सूल है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बना होते हैं। इसके अंदर पार्टीशंस होते हैं, इस पार्टीशन को ट्रैबिक्यूलाई कहते हैं। ये मायोफिब्रोब्लास्ट से बने होते हैं और इसके ऊपर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं एपिनेफ्रिन्स और नॉरएपिनेफ्रिन्स के लिए। सेंट्रल आर्टरी ब्लड को कैरी कर रहा होता है पूरे स्प्लीन के अंदर, और सेंट्रल आर्टरी के बाहर एक शीट होते हैं, एक सराउंडिंग शीट होते हैं, और उस सराउंडिंग शीट को हम जो पेरे आर्टरियल शीट्स कहते हैं या टी लिम्फोसाइट शीट भी कहते हैं, यानी कि उनके अंदर टी सेल्स होते हैं। यहाँ पे मार्जिनल जोन्स वो जोन्स हैं जिसके अंदर टी सेल्स के जो पेरी आर्टरियल शीट है, यानी कि पेरी आर्टरियल शीट खुद जो है मार्जिनल जोन के अंडर में आता है। पेरी आर्टरियल शीट्स जो है ये मार्जिनल जोन्स, एक मुकम्मल जोन से जहां पर पेरी आर्टरियल शीट पाए जाते हैं। इसके बाद फॉलिकल्स की बात करें तो फॉलिकल्स के अंदर बी सेल बनते हैं, मार्जिनल जोन्स के अंदर मैक्रोफेजेस बनते हैं, जैसे कि कोर्ड्स के अंदर भी मैक्रोफेजेस बनते हैं। इस तरह ये लिम्फेटिक सिस्टम में इससे एक लिम्फ निकलता है और उस लिम्फ को कहते हैं इफरेंट लिम्फ। इस तरह लिम्फ निकलता है, लिम्फ जो कि लिम्फेटिक फ्लूइड को कैरी कर रहा होता है स्प्लीन से, जिसे हम इफरेंट लिम्फ कहते हैं। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं भी बताने जा रहा हूं, इसके अंदर एफरेंट लिम्फ नहीं होता, स्प्लीन के अंदर एफरेंट लिम्फ नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे जो लिम्फ फ्लूइड्स है वो टी सेल्स से बने हुए होते हैं, मैक्रोफेजेस, बी सेल ब्लड के अंदर डायरेक्ट डिफ्यूज होते हैं। टी सेल और बी सेल ये बोन मैरो से आते हैं और टी सेल जो है ये थाइमस से आते हैं। इस तरह ये हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम में वाइटल रोल प्ले कर रहे होते हैं और हमारे बॉडी के अंदर इसके बहुत ज्यादा फंक्शंस है। यानी कि मैंने बताया जो जिस इंसान के अंदर स्प्लीन नहीं होता उनकी इम्यूनिटी कम होती है, जिसके अंदर स्प्लीन होता है उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, क्योंकि सबसे अहम चीज जो है वो टी सेल और बी सेल है। टी सेल होंगे, टी सेल टी हेल्पर सेल होंगे, टी हेल्पर सेल क्लास 2 के मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करेगा,
इस तरह बी सेल्स होंगे तो प्लाज्मा प्रोड्यूस होंगे, प्लाज्मा प्रोड्यूस होंगे तो एंटीबॉडीज बनेंगे, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई, आईजीडी, इस तरह के एंटीबॉडीज। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटीबॉडीज जो स्प्लीन में बनती है वो आईजीजी और आईजीएम है। इसके अलावा अहम बातें हैं, मैंने जैसे कि बताया एफरेंट लिम्फ, यहां पे नो एफरेंट लिम्फ होता है, नो एफरेंट लिम्फ। इसका मतलब यह हुआ कि यह लिम्फेटिक पैसेजवे के साथ कनेक्ट नहीं होता। इंटरस्टिशियल फ्लूइड से जो लिम्फ फ्लूइड जो 3 लीटर होते हैं वो स्प्लीन अपने बॉडी के अंदर अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करता, ना ही स्टोर करता है, बल्कि ब्लड के जरिए, सेंट्रल आर्टरी के जरिए टी सेल्स और बी सेल्स आ जाते हैं और आने के बाद वो व्हाइट पल्प का हिस्सा बन जाते हैं, व्हाइट स्प्लीनिक पल्प। सो ये वाले रीजन कहलाते हैं व्हाइट स्प्लीनिक पल्प, व्हाइट स्प्लीनिक पल्प। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपने इस लेक्चर को आसानी के साथ गेन किया होगा। आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसके साथ साथ हमें फीडबैक दें हमारे लेक्चर्स के हवाले से, ताकि हम फर्दर इंप्रूवमेंट्स अपने लेक्चर में ला सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।